जब भी गांधी नेहरू के ब्लंडर्स और कॉन्स्पिरेसी की बात करी जाती है तो उनके डिफेंस में एक बहुत बड़ी चीज़ कही जाती है कि कैसे उन्होंने नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करके हमारे देश को आज़ाद करवाया। लेकिन इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी इस बात में है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में कोई कल्चर ही नहीं था। चलिए जानते हैं हम उन 3 रियल रीजंस के बारे में जिनकी वजह से भारत को एक्चुअल में स्वतंत्रता मिली थी। स्टे ट्यून्ड। 1942 में शुरू करा गया क्विट इंडिया मूवमेंट एक फेलियर था जो कि 2 महीने में ही खत्म हो गया और इसके बाद कांग्रेस ने कोई बड़ा मूवमेंट नहीं किया अंग्रेजों के खिलाफ। तो क्या अंग्रेजों को अचानक से ही 5 साल बाद यह एहसास हुआ कि हमको भारत को उसकी आज़ादी दे देनी चाहिए? ब्रिटेन ने 1946 में ही इंडियन इंडिपेंडेंस का हिंट दे दिया था, लेकिन इसको फॉर्मली अनाउंस किया था 1947 में, जबकि इस बीच कांग्रेस की तरफ से कोई खास प्रेशर भी नहीं था। और जहाँ तक कि बचे हुए प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज छोड़कर जाएं, क्योंकि उन्हीं की छत्र छांव के नीचे उनको लगता था कि उनकी पावर्स इंटैक्ट रहीं। फिर अंग्रेज छोड़ के क्यों गए? पहले जो एक्चुअल डेट डिसाइड हुई थी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वो थी जून 1948, लेकिन अंग्रेजों ने इसको प्रीपोन कर दिया एज अगस्त 1947। अगर अंग्रेज इंडिया को छोड़ना ही नहीं चाहते थे और उनको कांग्रेस की तरफ से प्रेशराइज करा जा रहा था तो वो वॉलंटरीली इस डेट को प्रीपोन क्यों करेंगे? इन सब बातों से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि ना ही गांधी, ना ही नेहरू और ना ही कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल थी भारत के इंडिपेंडेंस के लिए। ये कुछ रियल रीजन थे जिनकी वजह से भारत को स्वतंत्रता मिली। रीजन नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 2। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ब्रिटेन भारत में कोई इन्वेस्टमेंट करने तो आया नहीं था, वो भारत को कॉलोनाइज करके उसको लूटने के लिए आया था। और करीब 200 साल तक भारत को लूटने के बाद ना ही भारत में कुछ लूटने लायक बचा था और ना ही ब्रिटेन इस हालत में था कि भारत को और लूट सके, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। जॉन मेनार्ड कीन्स, जो उस समय यूके के इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने 1945 के वॉर कैबिनेट में एक फाइनेंशियल एनालिसिस देते हुए ये बताया कि हर साल ब्रिटिश एम्पायर को रन करने के लिए 1000 मिलियन पाउंड्स का खर्चा आ रहा था, जो पोस्ट वॉर 1400 मिलियन पाउंड्स तक चला गया था। और अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो बहुत जल्द यूके बैंकरप्ट हो जाएगा। तो डीकोलोनाइजेशन ही यूके का उस समय पर बेस्ट ऑप्शन था। गौर करने वाली बात यह है कि इस समय पे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बाकी देश जैसे श्रीलंका, बर्मा और कई सारे छोटे मोटे देशों को इंडिपेंडेंस मिली। 1947 में ब्रिटेन ने यूएन में पैलेस्टीन को भी इंडिपेंडेंट करने का प्लान रखा और फाइनली 14 मई 1948 को इजराइल फॉर्म होता है। So basically, militarily, administratively, financially, and above all, mentally, the British were way too exhausted to continue with their colonies after Second World War. Reason number 2, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी ने मानो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की पूरी नींव ही हिला दी थी। उस समय के वाइसरॉय ये जान के बहुत शॉक हुए थे कि हजारों में इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश इंडियन आर्मी को छोड़कर इंडियन नेशनल आर्मी की तरफ जा रहे थे आफ्टर द फॉल ऑफ सिंगापुर इन 1942। इसका मतलब ये था कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी पर अब ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था, जिसमें ज़्यादातर इंडियंस थे। मौलाना आज़ाद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये क्लियरली बताया है कि जापान के सरेंडर के बाद ब्रिटिश ने बर्मा को रीऑक्यूपाई कर लिया और इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को उन्होंने जेल में डाल दिया। उनके ऊपर देशद्रोह का ट्रायल चल रहा था, लेकिन उन सोल्जर्स को अपने एक्ट पर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था। ये बात ब्रिटिश को कन्विंस करने के लिए काफ़ी थी कि अब इंडियन सोल्जर्स पे ज़्यादा रिलाय नहीं किया जा सकता। यही नहीं, 1945-46 के दी INA रेड फोर्ट ट्रायल्स ने पूरे पब्लिक ओपिनियन को ब्रिटिश के खिलाफ कर दिया, जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसके ऊपर द रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी एंड द जबलपुर आर्मी म्यूटिनी ऑफ 1946 ने इस आग में घी का काम कर दिया। यहाँ तक कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी ये बताया है कि सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश के इस बहुत बड़े बिलीफ को तोड़ दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इंडियन सोल्जर्स हमेशा ब्रिटिश के लिए लॉयल रहेंगे। 5 मार्च 1947 को स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए ये कहते हैं कि इस समय ब्रिटेन के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो पावर ट्रांसफर कर दे इंडियंस को या फिर वो लार्ज नंबर ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स डिप्लॉय करें इंडिया में ताकि वो कंट्रोल को रिटेन कर सकें। और उनके अकॉर्डिंग दूसरा ऑप्शन इम्पॉसिबल था और ये सब हुआ सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी की वजह से। रीजन नंबर 3, द यूएस प्रेशर। ये रीजन शायद उतना प्रोमिनेंट ना हो और ज्यादातर लोग इसके बारे में बात ना करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं यूएस भी रिस्पॉन्सिबल था फॉर इंडियन फ्रीडम। अपने मोटिव को सॉल्व करने के लिए यूएस कॉन्स्टेंटली यूके को प्रेशराइज कर रहा था फॉर इंडियन फ्रीडम, ताकि
ताकि इंडियंस होल हार्टेड सपोर्ट दे जापान के अगेंस्ट इस वर्ल्ड वॉर 2 में। इसके लिए उस समय के यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कॉलोनल लुइस जॉनसन को भी इंडिया भेजा एज हिज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव टू लॉबी फॉर द इंडियन फ्रीडम, क्योंकि उस समय पर यूके वाज गेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम यूएस, तो यूएस इस पोजीशन में था कि वो यूके पर प्रेशर डाल सके। तो अब अगर आपसे कोई कहता है कि हमको आज़ादी नॉन वायलेंस के थ्रू मिली, तो आप उनको ये वीडियो दिखा दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, देन डू लाइक द वीडियो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता लगे हमारी आज़ादी के एक्चुअल रीजंस के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एंशिएंट से लेके मॉडर्न, इंडियन से लेके वर्ल्ड और एजुकेशनल से लेके एडवेंचरस टॉपिक्स लेके आते रहे हिस्ट्री से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू हिट द बेल आइकन। और यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच एक्सक्लूसिव कंटेंट। आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। जय श्री राम, जय हिंद।